ओके। आज की क्लास अपन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको जैसे अपन इंट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो इंट्रैक्शन को लेके क्वेश्चन है कि रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, है ना, जब नियर बाय होते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू इंट्रैक्टिंग प्रोटीन। कोई भी दो प्रोटीन मान लो, जैसे ए और बी मान लो ना, वो इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में आप एनर्जी ट्रांसफर चाहते हो। मे बी ऑब्जर्व इफ द प्रोटीन्स आर एट लिस्ट। तो कम से कम कितनी दूरी पे होनी चाहिए, या कम से कम क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो हो जाए। तो थोड़ा सा आप सोचो और इसका जवाब देने की कोशिश करो आप लोग। ये आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो कि रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स, यानी कि दो प्रोटीन जो इंटरैक्ट कर रही हैं उनके बीच में आप एनर्जी ट्रांसफर चाहते हो। जैसे प्रोटीन ए मान लो, प्रोटीन बी मान लो। अब उनके बीच में आप इंटरेक्शन की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे तो इंटरेक्शन आपने कई प्रकार की पढ़ी है, कोवलेंट वाले भी पढ़े हैं, वीक भी पढ़े हैं। और फिर लास्ट में देखो लिखा है एटलीस्ट, कम से कम। कि कम से कम कितनी दूरी पे वो होने ही चाहिए कि आप उनके बीच में कोई इंटरेक्शन मान सकें। तो कौन सा टाइप अपन को इसमें लगाना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा ना कि आप इसमें कौन सा टाइप लगाएंगे, बताओ जरा। दिव्या। ऑप्शन थ्री होगा क्या? ऑप्शन थ्री? थ्री के लिए बोल रहे हैं? यस थ्री। क्यों? कारण बताइए। ये 100 में बहुत ज्यादा हो जाएगा। बॉन्डिंग का पता नहीं कि मेरे को लग रहा है कि बॉन्डिंग से नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। हम्म। ये पहले डिस्टेंस कवर करेगा और फिर बॉन्डिंग बनेगी ये सब कुछ। चलो कोई बात नहीं। आरती। और देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला तो होता है कि बिल्कुल कूल माइंड से उसको पढ़िए ना। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ के बताया ना कि रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर की बात आ रही है कि कोई प्रोटीन है, उसकी एनर्जी किसी दूसरे को चली जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो ट्रांसफर कब होगा? जब दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हो, राइट। अब जुड़ने के पीछे क्या क्या हो सकता है? जैसे कोवलेंट बॉन्ड से भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जुड़ने का तरीका है। बट देखो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम, यानी कि एक बहुत ही कमजोर से कमजोर चीज। तो कमजोर से कमजोर चीज क्या होती है? वॉन टू वॉन इंटरेक्शन, राइट। अब वॉन टू वॉन इंटरेक्शन जब आपने पढ़ी है तो वहां पे आपने ग्राफ देखा था, आपको याद आ रहा होगा, आपने ग्राफ देखा था। और उस ग्राफ में क्या होता है कि एटम्स हैं वो अप्रोच करते हैं और फिर उनके बीच में रिपल्सन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ये आपको याद आना चाहिए। फिर यहाँ पे था कि ये दूरी कितनी है, 3 से 4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस थी। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 5 एंगस्ट्रॉम। अगर आप 3 से नीचे आते हो तो हो जाता है रिपल्सन, और इधर होते हो तो होता है अट्रैक्शन। लेकिन आप 8 एंगस्ट्रॉम्स के बियॉन्ड चले जाते हैं तो ये फिर चीजें हट जाती हैं कि उनके बीच में जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है वो नहीं हो रहा होता है। तो आपको क्या दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम। देखो दो चीजें लगानी थी कि एटलीस्ट से आपको जाना था वंडरवॉल पे। कि कमजोर से कमजोर कनेक्शन क्या होता है, वंडरवॉल होता है। अब वंडरवॉल में दूरी का इश्यू आता है
नॉन स्पेसिफिक कोई भी हो सकते हैं, कोई भी प्रोटॉन हो सकते हैं, चार्ज का ऐसा अपन को बोलना भी नहीं, तो अपन को वंडर वॉल में लगाना भी नहीं होता है, राइट। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि हमारा ग्राफ जो हम पढ़ते हैं क्लास में, उसमें 3 से 4 एंगस्ट्रॉम का मेंशन दिया हुआ होता है ना। उसके आप और क्लोज आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है ना। 12th पावर के अंदर अट्रैक्शन वो 6 पावर में होता है, वो सब आपको याद रहना चाहिए। फिर आप ऑप्शन में देखो कि कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड उनसे भी ठीक है, कमजोर है, लेकिन वॉन से तो मजबूत ही होते हैं। तो जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दूरी दूरी जो होती है ना, मतलब दूरी तो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शन के लिए पूछा है कि कमजोर इंट्रैक्शन, तो कमजोर इंट्रैक्शन तो वॉन्डरवॉल लगाएंगे अपन। अब वॉन्डरवॉल लगाएंगे तो फिर आप उसमें जस्टिफाई करो कि 100 एंगस्ट्रॉन वाली वॉन्डरवॉल सही है या 5 एंगस्ट्रॉन वाली। तो 100 वाली तो कहाँ चली जाएगी, बहुत आगे है ना, 8 एंगस्ट्रॉन से बहुत दूर है ना। तो वहां तो उनके बीच में कुछ है ही नहीं। जब आप 100 एंगस्ट्रॉन दूरी ले रहे हैं तो इट मीन्स उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है ना। अगर आप 5 एंगस्ट्रॉन, ये 3 4 से छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब उनमें रिपल्सन है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो 5 एंगस्ट्रॉम क्या है, 3 और 4 के बहुत क्लोज है और पॉजिटिव रेंज के अंदर है। तो आंसर अपन क्या देंगे, थर्ड वन देंगे। क्लियर हुआ रूपा, यस सर। है ना। अब बात समझ गई आप दिव्या। यस सर। अब देखो ये जो अपना माइंड सेट है ना, ये अपन को चाहिए। अगर अपन को यहाँ से जेआरएफ निकालनी है, तो अपन को क्वेश्चन को मतलब आधा आधा मिनट दीजिए, उसको समझिए। क्योंकि मैंने आपको हर बार ये बताया कि क्वेश्चंस में हिंट दी हुई होती है, और उस हिंट को आप ढूंढो और उससे स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो यहाँ पे हिंट क्या थी कि इंट्रैक्शन और एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कमजोर से कमजोर चीज। तो दिमाग जाएगा वॉन्डरवॉल पे। अब वॉन्डरवॉल में 5 एंगस्ट्रॉन 100 एंगस्ट्रॉन ये इश्यू आ गया, तो वो आपको ये जो आपका ग्राफ है ना, ये समझा देता है। तो यू कैन क्लियर, है ना। ये मॉलिक्यूल्स है दैट मे बी सिचुएटेड। अब नॉन स्पेसिफिक है तो आप मॉलिक्यूल बोल दो, एटम बोल दो, प्रोटीन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक होती है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने इंट्रैक्शंस के बारे में काफी कुछ देख लिया था। एक बार छोटा सा 2 3 पॉइंट आप और मतलब तो स्पेशल फोकस करना। स्पेशल फोकस जैसे एक तो आपका हाइड्रोफोबिक है। देखो हाइड्रो, आप ना, आप कोशिश करना कि आप लोग सारे अपने माइक ऑन करके मुझे जवाब देने की कोशिश करना, ताकि मतलब ज़्यादा इसका हम बेनिफिट उठा पाएंगे। हाइड्रोफोबिक जब बातें आती हैं तो आप मुझे बताओ कि जो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान को लेके आप क्या सोचोगे। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, उसमें हाइड्रोफोबिक का इश्यू आ गया, मतलब फोल्डिंग का इश्यू आ गया, ट्रिप्टोफान का इश्यू आ गया, तो क्या सोचोगे वहां पे। ट्रिप्टोफान की हाइड्रोफोबिसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंटेंट कि आपने वहां पे पढ़ा है कि ट्रिप्टोफान की सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी होती है, ये बात तो समझ में आ गई, काफी बड़ा है, एरोमेटिक है। लेकिन अब उसके बाद में एक वर्ड ऐसा होता है जो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। वो क्या होता है, आपने कोई क्वेश्चन किया है ऐसा पहले, प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन आया है जिसमें आपने ट्रिप्टोफान का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो। क्योंकि जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट है उतना ही मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है। देखो 2 वर्ड मैं आपको देता हूँ, आपने कोई क्वेश्चन जरूर किया है, वहां पे लिखा है सेल्डम बरीड और ऑलवेज बरीड, है ना। कोई भी प्रोटीन होता है, जैसे कोई भी प्रोटीन है ना, अब ट्रिप्टोफान कहाँ मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। लेकिन अब आपको बताना है कि ये कभी कभार मिलेगा या हमेशा ही सेंटर में मिलेगा, बोल भी। है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो हाइड्रोफोबिक चीजें हैं, रिपेयर होती हैं कोर में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन आप लेंगे ना, बाहर अगर पानी है तो प्रोटीन्स बाहर पानी में होते हैं लिविंग सिस्टम में।
तो ट्रिप्टोफान है वो कहाँ होगा, दूर से दूर क्या है, प्रोटीन के कोर में ही होगा, राइट। तो एरोमेटिसिटी अलग चीज है, साइज अलग चीज है, हाइड्रोफोबिसिटी अलग चीज है। हाइड्रोफोबिसिटी होने के बाद में इसके साथ क्या होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप ऐसा आंसर यहाँ पे क्यों दे रहे हो, वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि ट्रिप्टोफान हाइड्रोफोबिक तो और भी अमीनो एसिड है ना। साइज में वो थोड़े छोटे हैं, इतनी तो बात है। लेकिन क्या हुआ है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन उसका करते हो। ट्रिप्टोफान एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बड़ा भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, तो बड़ी दिक्कत है। तो बड़ी दिक्कत का सॉल्यूशन तो होना ही होना चाहिए, है ना। कई बार आपके क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने कहा कि भाई हम इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, इसका भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, ऐसे ऑप्शन आ गए, राइट। अब उसमें क्या जरूरी है, जो सबसे बड़ा इश्यू है उसका प्रॉब्लम जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है फोल्डिंग के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, उसका तो आपको बिल्कुल से जबरदस्त जो सॉल्यूशन होता है ना वो करना चाहिए। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज। यानी कि आप ट्रिप्टोफान को बाहर रख के बाकी चीजों से फोल्डिंग कराना चाहें तो वो थोड़ा सा टफ चीज है, वो नहीं होगा, वो मतलब कॉन्सेप्ट जमती नहीं है। अगर आप ट्रिप्टोफान को बीच में लगा देते हो फिर बाकी चीजों के सॉल्यूशन करते हो तो वो जमता है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, हाँ, सबसे सही बात क्या आएगी, वो आप ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं, बस उनको अप्लाई करना होता है ना। बात समझ गए ना आप मेरी। यस सर। ठीक है। तो देखो मोस्टली जगह पे आपके जो प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एग्जांपल लेते हैं, जो भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन मानते हुए किए जाते हैं। जैसे आप कोई भी एंजाइम मान लिया, प्रोटीन मान ली, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनको लेके ये क्वेश्चन होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन के क्वेश्चन तो स्ट्रेंथ वाइज, है ना, जो आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सुपर हेलिकल कंफर्मेशन, वो चीज अलग होती है। प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक, बरीड, है ना, फोल्डिंग, एंट्रोपी, जो भी क्वेश्चन बनता है वो ग्लोबुलर को दिमाग में लाइए आप, ग्लोबुलर को रखते हुए वो सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है कब, जब आप किसी एंजाइम की एक्टिव साइट की बात करते हो, है ना। किसी एंजाइम की अगर एक्टिव साइट की बात होती है तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल से उल्टा हो जाएगा, तो भी बिल्कुल सही होगा। जैसे अभी आपने बताया कि ये वहां पे मिलेगा, लेकिन मान लो कि ये कोई एंजाइम हो सपोज, और एंजाइम की एक्टिव साइट हो, तो अब आप ये कहते हैं कि भाई ट्रिप्टोफान है वो यहाँ एक्टिव साइट में हो सकता है, ये करेक्ट है, करेक्ट है और 100% करेक्ट है। जैसे आप अपन यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ अंदर होना ही सबसे सही है, वैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि अंदर होना सही है, अच्छी बात है, ये भी, ये तो होता ही होता है, तो नॉर्मल चीज है। लेकिन किसी एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो पाया जा सकता है, इट इज 100% करेक्ट। यानी कि एक ही चीज को दो जगह पे आपको दो प्रकार से सही ठहराना होता है। समझ गए बात को। यस सर। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आप मुझे इस चीज का रिप्लाई करो कि हम एक्टिव साइट के ऊपर ट्रिप्टोफान को सही क्यों ठहरा रहे हैं। उसके दो बड़े कारण बताओ कि मतलब ऐसा क्या है कि हम ट्रिप्टोफान को यहाँ मतलब बाहर खुले में, है ना, ये एक प्रकार की सरफेस ही तो हुई ना, अंदर दबी हुई सरफेस है, वहां पे हम उसको सही मान रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई बात तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ बेसिकली दो बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो बातें आप कोशिश करो कि आप वो बातें बोल पाए। क्या होना चाहिए, देखो, एक तो यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो एक्टिव साइड का एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसमें लगभग पानी अवॉइड होता है ना, वाटर क्या है लगभग एक्सक्लूडेड है यहाँ पे।
क्योंकि पानी एक्टिव साइड के ऊपर नहीं पहुंचता है, क्रेविसेस के अंदर पानी है वो नहीं पहुंच पाता, बहुत नैरो स्पेस होते हैं। तो अब जो आप सोच रहे थे, है ना, जैसे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या सोच रहे थे कि जो मैटर है वो आपका एक्वस के अंदर है, सराउंडिंग में एटमोसफियर भी उसका ना सराउंडिंग वो एक्वस है, लेकिन यहाँ पे एक्वस नहीं है, पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या है, नॉन एक्वस। तो बाहर जो पानी की समस्या लेके अपन हाइड्रोफोबिसिटी को मानते हुए ट्रिप्टोफान को अंदर दबाते थे, वो एक्टिव साइड पे नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब ऐसे दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि आपने बोला एंजाइम, है ना, एंजाइम बोला गया, प्रोटीन नहीं बोला गया। प्रोटीन वर्सेस एंजाइम, जैसे आप ये कहें कि भाई ये कोई पशु है, और आप ये कहें कि ये गाय है, तो पशु तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गाय भी एक पशु है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। वही केस एंजाइम का है कि एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, कैटालिटिकल ग्रुप होता है, कैटालिटिकल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी कि हम जो एक्टिव साइट ले रहे हैं ना, वहां पे कुछ खास खास अमीनो एसिड्स की साइड चेन है, वो होने पे ही एक्टिव साइट बनती है, राइट। तो दो बातें आ गई, एक बात तो ये आ गई कि यहाँ पे पानी जैसी समस्या हम नहीं सोचेंगे, दूसरी यहाँ पे जिसको होना है वो होगा ही होगा, क्योंकि वो नहीं है तो ये काम ही नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे आपको कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बात समझने की जरूरत है कि एटमॉस्फेयर हम वो नहीं ले रहे जो नॉर्मली सोचते हैं, यहाँ हम जिसको लेना है उसको लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसके बिना तो यहाँ काम नहीं हो सकता। इसलिए आप ट्रिप्टोफान को यहाँ ले भी सकते हो, है ना, और यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, और ये बात पूरी सही भी हो जाती है, राइट। हो गया क्लियर आपको? Beals the Biopoint.